अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूँ ज़ैनब जतोई और आप सबको प्रोग्राम व्यू पॉइंट से खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे सदर मुमलिकत की जानिब से 11वें कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के बाद ये सवाल ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि आया कमीशन कोई नया फार्मूला बना सकेगा। ये सवाल भी दोहराया जा रहा है कि अगर कमीशन किसी नतीजे पर ना पहुँच पाया तो फिर ये मसला 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाएगी। इस इशू पर प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि मुआशी थिंक टैंक की जानिब से नए सूबों के क़याम के सिलसिले में पेश किए गए 3 मंसूबे प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बतौर आर्मी चीफ 1000 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी ने अमरीकी मिसाइल प्रोग्राम को तेज़ कर दिया है। इन इशूज़ और दिफा और सलामती से मुतालिक कुछ दूसरे उमूर पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी, जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों और भूख और कहत की वजह से होने वाली हलाकतों पर बातचीत की जाएगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इमरान याकूब खान साहब से। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया है। इमरान याकूब खान साहब, किस तरह से देखते हैं ये जो अब 11वीं कौमी मालियाती कमीशन जो है वो तश्कील दिया गया है? क्या लगता है आपको इसका आगे जाके क्या मंजरनामा बनेगा और ये NFC अवार्ड है क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उस बारे में बताएं। तकसीम किस तरह से होता है, इस पे भी बताएं। देखिए ज़ैनब, सीधी सी बात है कि ये जो है NFC, इसी से मुल्क चलना है। अब तमाम सूबे जो हैं उनमें जो पैसे की तकसीम है, रकम की तकसीम है, वो फार्मूला इसी कमीशन ने तय करना होता है कि किस सूबे को कितने पैसे मिलेंगे। अब मामला ये है कि 18वीं तरमीम के बाद ये मामला बड़ा गंभीर हो चुका है। उसकी वजह यह है कि सूबों को पैसे ज़्यादा चले जाते हैं, वफाक बेचारा भूखा हो जाता है, वफाक के पास फंड्स बचते कोई नहीं। तो वो मैं पहले भी कई दफ़ा कहता हूँ कि वो जो एक कहावत है ना, मीठा मीठा हाफा पर करवा करवा थू, वफाक के साथ तो अब ये हो चुका है कि खर्चे सारे वो करे, ज़िम्मेदारियाँ सारी वफाक पे हैं, लेकिन मौजे मारने के लिए सूबे। अब वफाक स्टैंड ले तो रहा है कि हमें सबसे ज़्यादा हिस्सा दिया जाए। अब इसीलिए अब इसमें यही है। अब देखिए कि इसमें क्या होता है, क्योंकि माजी में भी ये बड़ा तल्ख तजर्बा रहा है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कमीशन बंद हो जाता है, लेकिन ये कभी भी अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकता। तो इसमें अब देखना है कि ये क्या होता है। इसी हवाले से जो इस वक्त 27वीं तरमीम की भी बड़ी बात होगी। ये अगरचे राना सनाउल्लाह साहब जो कि सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत 27वीं तरमीम हो या फिर नए सूबों का मामला हो, दोनों वालों से बिल्कुल गैर संजीदा है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ आम तौर पे देखा यही गया कि जिस बात की बड़ी पुरजोर तरीके से तरदीद की जाए। नाज़रीन, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 11वीं कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया है ताकि काबिल तकसीम वसाइल जो है मरकज़ और सूबों के दरमियान तकसीम किए जा सके। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खेरदास कोहिस्तानी है, वज़ीर मुमलिकत, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका खेरदास कोहिस्तानी साहब। क्या लगता है ये जो कमीशन वसाइल की तकसीम जो है मुनसिफाना बना सकेगा, क्योंकि वफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम एक बड़ा हसास मामला है? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक आइनी फोरम है और मैं समझता हूँ सूबों की भी ये डिमांड रही है कि NFC अवार्ड किया जाए, तो ये एक अच्छा शुगुन है। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और हमारी हुकूमत, ये जो इनिशिएटिव है ये बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह तमाम सूबे जो है उनको जो उनके या वफाक के दरमियान जो मामलात है कुछ उसलूबी से पहले भी तय होते रहे और अभी भी तय। लेकिन कोस्तानी साहब, गुजारिश ये कि कई दफ़ा ये कमीशन तो बन जाते हैं लेकिन अमलन कुछ नहीं हो पाता। अगर इस दफ़ा भी ऐसा हुआ कि ये कमीशन किसी नतीजे पे ना पहुंच सका, तो फिर आप क्या समझते हैं क्या होगा? वही पुराना फार्मूला चलेगा या 27वीं तरमीम आएगी? देखें, जो 27वीं तरमीम के हवाले से जो मुतज़ाद इत्तलात या गुफ्तशनीश हो रही है, हुकूमत मैं जिस फोरम पे काबीना के फोरम पे मौजूद हूँ, पार्लियामानी पार्टी के फोरम पे मौजूद हूँ या हुकूमत की सतह पे कोई ऐसी ज़ेर गौर चीज़ नहीं है जिसमें मैं हतमी आपको बता सकूं कि ये 27 तरमीम में आ रहा है, वो आ रहा है। अब जो जिसको पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी के, अपनी मंशा की, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक 27वीं तरमीम ला रहा है,
कोई मैं समझता हूँ बातचीत भी कर रहा है, मगर हुकूमती सतह पे ऐसी कोई काबिल गौर अभी ऐसा कोई मामला नहीं है। और ना ही 18वीं तरमीम के हवाले से भी जो मुतज़ाद खबरें या NFC के हवाले से मुतज़ाद खबरें या फाटा के हवाले से जो जिसको मुँह में आ रहा है वो बोल रहा है। अब ज़ाहिर जो भी चीज़ आएगी वो इत्तेफाक राय से आती है। और तरमीम जो भी हो, तरामीम कोई आसान काम नहीं होता है। आप देखें 18वीं तरमीम अगर हमने की तो बड़ी एक जदोजहद थी, एक बड़ा उसमें वक्त लगा और तमाम सूबों को सूबाई खुदमुख्तियारी के हवाले से इक़दाम दिए गए। फिर अभी अगर 26वीं तरमीम आई उसमें भी आप देखें किस तरह सबको इत्तेफाक राय के लिए सबसे बातचीत की गई पार्लियामेंट के अंदर। तो कोई भी तरमीम ज़ाहिर ये बात तो तय है, कानून साजी करना इस पार्लियामेंट का काम है। जमहूरियत में पार्लियामेंट में यही होता है, कानून जो बनाए जाते हैं या तरामीम की जाती है वो मुल्क की बेहतरी के लिए होती है, वो अवाम की बेहतरी के लिए होती है, वो इदारों की बेहतरी के लिए होती है। खेलदार साहब देखें, इस पे तो कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ हों या सदर आसिफ अली जरदारी साहब हों, दोनों मफाहमत की सियासत पे यकीन रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद ज़रा हमारे नाजरीन की इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए ये बता दें कि मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने नए सूबों से मुतल्लिक 3 मंसूबे पेश किए हैं। पहले मंजरनामे में मुल्क में 12 सूबे बन सकते हैं, दूसरे में 15 से 20 छोटे सूबे कायम हो सकते हैं और तीसरी सूरत में 38 वफाकी डिवीजन्स बन सकती हैं। आपके ख्याल में इनमें से कोई मंसूबा काबिल अमल है या ये भी सिर्फ अफवाही हैं? देखें, ये ज़ियाउल हक मरहूम के दौर से ये बातें हम भी सुन रहे हैं और जब बच्चे थे तब से सुन रहे हैं कि सूबे बनने चाहिए, इंतज़ामी हवाले से जो भी बातें होती रही। इस वक्त भी जो बात ये चल रही है, ये डिमांड है बिज़नेस कम्युनिटी से या मुख्तलिफ सूबों में बैठे हुए जो लोग डिमांड करते हैं, जिस तरह के PK में हज़ारा की डिमांड है, जिस तरह साउथ पंजाब में। मगर ये भी एक आइनी मामला है। देखें, संजीदगी से हम बात करें इस पर, कोई भी सूबे में अगर उसमें किसी भी सूबे को तोड़ा जाता है या मज़ीद जो उसमें सूबे बनाए जाते हैं तो ये उस सूबाई असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो रेजोल्यूशन होगी, वहाँ से डिमांड आएगी तो सूबे उसमें वो सूबे कोई और इजाफा किया जाएगा या इंतजामिया वाले कोई भी इकदाम उठाए जा सकते हैं। हुकूमत की जानिब से हवाई जी, ये जो इंतज़ामी सूबे बनाने के हवाले से कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है। क्या लगता है, क्योंकि हुकूमत के कुछ ऐसे हलके भी हैं जहां से एतराज़ भी आ रहा है कि इंतज़ामी सूबे नहीं बनने चाहिए, तो क्या लगता है कोई ऐसी खींचातानी वाली सिचुएशन बन सकती है, आगे जाके कोई तजाद आ सकता है? मैं यही कह रहा हूँ, इस वक्त हमारी मरकज़ी हुकूमत का जो ऐसी कोई ज़ेरे गौर चीज़ नहीं है। ये जो बिज़नेस कम्युनिटी से गुफ्तगू हो रही है या कोई और गुफ्तगू कर रहा है, ये कोई राय अपनी दे रहा है, ये ज़रूर मैंने भी सुना है, मगर अभी तक हुकूमती सतह पे कोई ऐसी ज़ेरे गौर नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर इंतज़ामी हवाले से या किसी भी सूबे में डिमांड आती है तो वो सूबाई असम्बली को डिसीजन करना है, अवाम सूबे की अवाम ने फैसला करना है कि वो इंतज़ामी तौर पे या किसी भी शिकल में कौन कितने सूबे चाहता है। तो ये पब्लिक में एक बात आई है, ये चल रही है, मगर इस पर कोई हमारी हुकूमत के इदारे, हम अकेले हुकूमत में नहीं है, हमारे साथ इत्तेहादी भी हैं, पीपल्स पार्टी मतलब जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, जिनकी सपोर्ट से हमारी हुकूमत है, बाकी जमातें हैं। तो कोई भी मामला होता है इस तरह मैं समझता हूँ जो बाहर बैठ के बातें होती है वो अंदर की सूरत-ए-हाल में जो आपको बता रहा हूँ कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है बता दी है इस मामले पर। देखिए, सिंध के पहले भी जब MQM डिमांड करती थी कराची सूबे का या सिंध के तोड़ने की, तो सिंध से सख्त उसका रिएक्शन आता रहा है और सिंध में इसके लिए मज़ाहमत भी होती रही है। मगर अमलन ये तब हो सकता है जब सिंध असेंबली चाहेगी या सिंध असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी आएगी। अच्छा सर, तो ये बात अगर कोई खेलदार साहब, इस पे तो काफ़ी बात होगी, अब ज़रा मौजू चेंज करते हैं। ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे पे जा रहे हैं, वहाँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आएंगे, तो आप क्या समझते हैं, क्या वैसे तो कोई मुलाकात इन दोनों की तय नहीं है,
लेकिन अगर कहीं कोई आमना सामना हो जाता है, वाज टकराव हो जाता है, तो फिर आपके ख्याल में क्या वहाँ पे बात हो सकती है? मैं तो आपको ये बात बता सकता हूँ, जब हमने CPEC 1 किया था, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ी इन्वेस्ट आई थी, बड़ा तारीखी मौका था, और CPEC का आगाज़ पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए बहुत बड़ा इकदाम था, और उस पर काम हुआ, उससे पाकिस्तान में बहुत तरक्की भी हुई। ये दूसरा CPEC 2 भी मैं समझता हूँ, ये जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा चीन का है, बहुत अहम है, और इसमें इसी का जिस सफ़र का आगाज़, जिस तरक्की का आगाज़ 2014 के बाद हुआ था, उसका ये फ़ेज़ 2 बनेगा, और ये इंतहाई अहम दौरा है और अहम मुलाकातें हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो मौजूदा सूरत हाल जो खित्ते की है, उसके बाद ये इंतहाई अहम दौरा है। जो आपका सवाल है, देखें, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान अपना जो है खित्ते में अच्छा होता जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काकोल में खड़े होकर कहा था कि आप हम पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं, तीसरा फरीक बैठ जाए, हम बातचीत के लिए तैयार है, हम उस पर ताउन करने के लिए तैयार है। मगर उस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कोशिश को अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुनता तो आज उसको ये नाकामी, आज दुनिया में वो तनाव हो चुके हैं, सिफारती हवाले से नाकाम हो चुके हैं, मुआशी तौर पर आज मुश्किलात का शिकार है, तो वो घड़ी इसके लिए नहीं आती। और आज तो उसकी सियासत भी दाव पे लग गई है, जिस तरह हमारी अफवाज ने उसको शिकस्त दी है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान जो है वो हमारे इस वक्त अमेरिका से भी इंतहाई बेहतर ताल्लुकात हो गए। हमारे चाइना पहले हमारा दोस्त है, और चाइना जो पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के खड़ा रहा था। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की मैं समझता हूँ बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी है हर फोरम पर। बहुत शुक्रिया आपका खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप हमें इस हवाले से बता भी रहे थे और बता रहे थे आगे जाके सूबों का क्या जो फ्यूचर है वो हो सकता है। इमरान साहब, अभी कुछ सियासी हल्के कह रहे हैं कि इंतजामी सूबे बनने चाहिए, जैसे सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से भी कहा गया कि बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। देखें, मैं यही तो कह रहा हूँ। तो ये जो तजाद आएगा, आपको लगता है कि आगे जाके जो सियासी मंजरनामा बदल सकता है पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर अगर कोई रिफ्ट आ जाती है? देखिए, गुजारिश ये है कि यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी साफ बंदियाँ हो रही हैं, अभी बहुत प्री मैच्योर है कुछ भी ये कहना कि ये हो जाएगा, लेकिन आसार जो दिख रहे हैं उसमें देखिए। अब आपने अभी बात की, अब देखिए मियाँ आमिर महमूद साहब हैं, वो इस पे बात कर रहे हैं कि इंतजामी सूबे बनने चाहिए, और उनके पीछे यूथ जो है, देखें आल पाकिस्तान जो यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन है, उन्होंने भी इसको ऑन कर लिया है, वो इस पे काम कर रहे हैं। अलीम खान साहब ने भी इसके उसके बाद अलीम खान साहब हैं, फैसल वाडा हैं, तो वो बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके फेवर में भी इस वक्त कह रहे हैं कि जी होना चाहिए। इवन अली मोहम्मद खान साहब ने भी कल मीडिया से बात करते हुए कहा। तो ऐसे में ये भी एक मामला हो सकता है जो आप पूछना चाहती हैं कि देखिए, दोस्त का दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन जो है वह दुश्मन भी बन। लेकिन अगर किसी ताकतवर हलकों ने बाकी पोजीशन ले ली, आपके ख्याल में कहाँ से प्रेशर आ रहा है कि नए इंतजामी सूबे बनने चाहिए? आप देखिए, मैं ताकतवर हलकों की बात नहीं करता, मैं तो इस मुल्क की बात करता हूँ। इस मुल्क के लिए जो बेहतर है वो होना चाहिए, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर छोटे सूबे बन जाते हैं, इंतजामी यूनिट बन जाते हैं, तो इस मुल्क के लिए बेहतर है। अब ये मामला ये है कि यहाँ पे एक आप ये भी ज़हन में रखें, इसमें लॉटरी तरीके इंसाफ और इमरान खान की भी निकल सकती है। किस तरह? उसकी वजह ये है कि खेलदास कोहिस्तानी साहब अभी जो फरमा रहे थे कि असेंबलियों ने फैसला करना है, तो असेंबलियों में आप भूल जाती हैं कि 80 के करीब सीटें PTI की भी हैं। तो अगर आपको पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करके PTI को लाना पड़ा वोट लेने के लिए, तो फिर आपको उनकी जरूरत पड़ जाएगी। बाजू का सियासी मंजरनामे जब डील होते हैं, फिर जेलों के दरवाजे भी खुल जाते हैं, फिर मुश्किल से मुश्किल घड़ी जो है ना वो बड़ी से उबूर कर ली जाती है। अभी भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी ने अमरीकी मिसाइल प्रोग्राम तेज कर दिया है। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अपने ओहदे के फ़ालियत से भरपूर 1000 दिन मुकम्मल हो गए हैं। वो 29 नवंबर 2022 में मुल्क के 11वें आर्मी चीफ बने थे। इस वक्त मुल्क को सियासी, मुआशी और बहुत सारे चैलेंजेस जो थे पेश थे, और दहशतगर्दी का आफरियत भी इस वक्त मौजूद था। और फील्ड मार्शल ने ना सिर्फ जराइम स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ फैसले किए, बल्कि मुल्क की सालमी साख बेहतर करने के लिए सिफारती इक़दाम भी किए। इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्लूमबर्ग
ब्लूमबर्ग की एक ताज़ा रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद, जो कि दिफाई तज्जियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेजर साहब। अब बताइएगा, ब्लूमबर्ग की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई है जिसमें कहा गया है कि पाक फ़ज़ाइया ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज़ायद फासले पर मार गिराया। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खिते में फ़ज़ाई बरतरी का तवाज़ुन बरकरार रखा है और जिसके जवाब में अमरीकी एयरफोर्स और नेवी ने लॉकहीड मार्टिन के खुफिया EIM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान के हवाले से इस आलमी पेशरफ पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। पाकिस्तान ने अपना जो डिफेंस पोटेंशियल के बाद जो अपना डिफेंसिव मनूवर के बाद जो अपना डिफेंसिव पोटेंशियल दिखाया है, तो पाकिस्तान ने एक मीनिंगफुल, न सिर्फ अपने आप को एक मीनिंगफुल मिलिट्री के तौर पर जो एप्लीकेशन में सक्सेसफुल एप्लीकेशन में जिसने अपना डेमोन्स्ट्रेट किए, उसके अलावा अपने जो पार्टनर्स हैं, चाइना की बात कर रहा हूँ, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, जो हमें जिसमें मिसाइल का आप जिक्र कर रही है PL-15 का, उसका जो इस्तेमाल है, किसी भी मिलिट्री इक्विपमेंट का होना कोई बड़ी बात नहीं होती। मिलिट्रीज पावरफुल भी होती हैं, मिलिट्रीज के पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं। असल चीज़ होती है कि ऑपरेशनली एंड स्ट्रेटेजिकली उसको यूज़ कैसे किया जाए। वो कितने इसी तरह समझ लें जैसे आपके पास ग्लव्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आपने एक मुक्का मारना है और वो टाइमिंग्स उसका जो सरप्राइज का एलिमेंट है उसको अचीव करना, टाइमिंग को अचीव करना। तो जो मैनिफेस्टेशन आप सिंपल वर्ड्स में कह लें, ऑन ग्राउंड जो मैनिफेस्टेशन पाकिस्तान ने की है वो बहुत ही आला तरीके से की है जी, और उसी ने फिर रेलेवेंट किया है इन ऑल डोमेन, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री डोमेन में। इसलिए अब इसका जो इक्विपमेंट का जब एक ग्राउंड मिलिट्री इक्विपमेंट ग्राउंड टेस्टेड हो जाए, एंड दैट टू इन अ रियल वॉर सिनेरियो, तो उसका जो टेस्ट होता है या जो उसकी एप्लीकेशन होती है, जो उसका रिजल्ट होता है, इट सुपरसीड्स ऑल द टेस्ट, चाहे वो सिमुलेटर्स के ऊपर हो या लेबोरेटरी टेस्ट हो या मिसाइल के जो आप तजर्बे भी मुख्तलिफ करते रहते हैं, तो ये उसको सुपरसीड कर सकते हैं। तो ये टैक्टिक्स, एप्लीकेशन, इसका इम्तिजाज हो जाता है। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि मार के हक में पाकिस्तान ने जो भारतीय जहाज गिराए, तो आमतौर पे ये समझा जाता है कि वो ज़्यादा रेंज के एयर टू एयर मिसाइल जो थे वो गिराए गए थे, और इसमें चीन की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो उसका बड़ा कमाल है, और PL-17 का भी अब तो नाम लिया जा रहा है। तो मैं यह जानना आपसे ये चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान को PL-17 भी मिल जाता है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये 100, क्योंकि पिछली दफ़ा 300 किलोमीटर था, अब 400 किलोमीटर वाला मिल गया, तो फिर तो पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत होगा। शायद इसीलिए अमरीकी एयरफोर्स जो है वो चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी महारत से हाइफ होके अब अपनी इसमें मज़ीद तरक्की चाहती है मिसाइल टेक्नोलॉजी में। देखिए, राइवलरीज और कंपटीशन मुख्तलिफ ममालिक के साथ रहता है। चाइना और अमेरिका का एक कंपटीशन है मिलिट्री डोमेन में। खैर मैं इस वक्त नहीं समझता कि वो उसमें कोई ऐसे चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहेंगे अब, बट ऑफ कोर्स वो तैयारी तो रखते हैं जी। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है, तो इंडिया अपनी मिसाइल रेंज को जहां पर भी ले जाएगा, कोई भी मिसाइल हो, सरफेस टू एयर हो, एयर टू एयर हो, या वॉरहेड, डिफरेंट वॉरहेड कैरियर्स हो, जो भी मिसाइल जिस प्रोग्राम में जाएगा, पाकिस्तान ने उसको मैचिंग रिस्पॉन्स के साथ अपनी तैयारी रखनी है। इसी तरह दो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, दो के मुझे आई डोंट फोरसी यानी मिलिट्री एस्केलेशन उनके बीच में या मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, बट वो अपनी तैयारी तो रखते हैं। सेकेंडली देखिए, एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है जी पूरा अमेरिका का। नेटो का आप इमरान साहब आप देखें तो जो उनका जो बजट है, जो उनका GDP का बजट है, वो 2% से 5% की तरफ जा रहा है, और एक किस्म का प्रेशर है। अभी यूक्रेनियन रशियन कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं जी कि यूरोप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाइस प्रेसिडेंट की आपने स्पीच सुनी होगी कल येस्टरडे, जो अमेरिका में वो कमेंट्री कर रहे थे कि जी यूरोप को चाहिए कि वो अपना खुद दिफा करना सीखे, तो और मिलिट्री आप बजट भी बढ़ा रहे हैं, तो एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स अमेरिका का, उसने ऑफ कोर्स मॉडर्न गैजेटरीज न सिर्फ अपने थ्रेट के लिए बल्कि जो नीड्स हैं वर्ल्ड की, आप जो जिस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की अमेरिका की बात कर रहे हैं सर, ये भी बताइए, ये भी खबर सामने आई है कि अमेरिका ने अपने सीनियर फौजी अफसरान को ओहदों से बरतरफ कर दिया है। इस तब्दीली को आप समझते हैं कि क्यों ये तब्दीली की गई है, इसके पीछे क्या वजह होगी? डिफेंस इंटेलिजेंस जो है उसकी DIA के सरबरा
उनको 2 मजीद सीनियर जो फौजी उनके थे अफसर, उनको किया गया। जी देखिए, इमरान साहब विद प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा सरप्राइज करते हैं। इफ यू रिमेंबर, वो इलेक्शन से पहले ही इनके जो चेयरमैन जॉइंट थे, वो 2 साल हालांकि वो अपने ओहदे पे रहे, 3 से 4 साल का ये तकरीबन ओहदा होता है मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो 2 साल ये भी उन्होंने गुजारे थे, तो इन्होंने चेंज कर दिया। इवन बिफोर हिज टेकिंग ओवर प्रेसिडेंसी इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जी मैं अपने चीफ ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ को मैं सैक करूंगा और रिमूव करूंगा। फिर जो इन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉल किया, जो हैपहैज़र्ड विड्रॉल हुआ, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक शर्मनाक और एम्बैरसिंग विड्रॉल का नाम दिया कि जी अमेरिका वहां से निकला है और 7 अरब का असला भी छोड़ के आ गए। ये तो लगते नहीं कोई ऑर्गेनाइज विड्रॉल हुआ। और उन्होंने अनाउंस किया था जी कि जितने भी मिलिट्री के लोग या मिलिट्री लीडरशिप जो है जो इन्वॉल्व हुए इस कोताही में, उनको मैं सैक करूंगा। तो दिस गोज विद द ट्रंप। वैसे भी एक प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन ट्रंप के साथ ये बहुत प्रोमिनेंट है। अच्छा, और चेयरमैन जॉइंट की सैकिंग और नए चेयरमैन जॉइंट को लगाना, और कई दफा वो ऐसे मिलिट्री लीडर्स को भी अभी लाया है जो रिटायर हो चुके थे और वापस लाके उन्होंने इंस्टॉल किया। फिर ये चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो मिलिट्री हमेशा हर जगह पे इमरान साहब अंडर स्क्रूटनी रहती जरूर है जी। और बट विद प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी जो बाकी बहुत सारी चीजों को ट्रंप कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मिलिट्री को भी ट्रंप किया। तो यू सी कॉन्टेक्स्ट के बीच में ये चीजें। लेकिन मेजर जनरल साहब, आप जैसे जो बासलाहियत जर्नल होते हैं वो उन चीज़ों को जो है ना फिगर आउट कर लेते हैं। आप ये अच्छा ये बताइएगा कि सर इस वक्त हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक डार साहब, वो बांग्लादेश के दौरे पे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बढ़ती हुई कुर्बतें हैं, इसने एक दफ़ा फिर इंडिया को परेशान करके रख दिया है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, इन तीनों के ताल्लुकात में जो बेहतरी रोज़ बरोज़ आ रही है, इससे कितना परेशान है? देखिए इमरान साहब, ये जो आज इंडिया, खासतौर पे भारत, इसको इंडिया ना कहें भारत के, क्योंकि आरएसएस वाला ये भारत है, ये हेजमॉन डिजाइन के साथ चलने वाला मुल्क है जी। इसके हेजमॉनिक डिजाइन हैं और बड़े क्लियर स्ट्रेटजी है। हेजमॉनिक डिजाइन जिन मुल्कों के होते हैं वो अपने नेबरहुड में कभी पीस नहीं देखना चाहते जी, उनको हमेशा इंटिमिडेशन कोर्जन रखते हैं। तो इन्होंने एंजॉय किया मोस्टली हसीना वाजिद के साथ। हसीना वाजिद समझ लें कि इनका स्टूज थी और फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी पे इनका बहुत कंट्रोल रहा बांग्लादेश की। अब उससे वो चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। चाइना पिवटिंग हो रही है पूरे रीजन में। ऑफ कोर्स चाइना एक बड़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मिलिट्री ताकत है और कंट्रीज उससे पिवट होना चाहिए। तो पहले तो इंटिमिडेशन और कोर्जन के साथ ये लोग वहां पे मिले हुए थे। फिर बांग्लादेश के अंदर आपने देखा कि जो रिसर्जेंस हुई, जो स्टूडेंट मूवमेंट चली और 2 नेशन थ्योरी ने दोबारा जन्म लिया और सामने आई और वो साबित हुई कि ये सही थी। और उन्होंने उनकी नौजवान नस्ल ने बांग्लादेश की जब डिसाइड किया कि जी हमने इनकी जारादारी में नहीं रहना, डिफाइंस शो की, तो वो उनको शॉक में चले गए। और फिर बाकी रही से कसर बुनियानुल मरसूस ने पूरी कर दी जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपके मार्के हक में। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट ही इस रीजन का चेंज हुआ है। तो अभी चाइना पिवटिंग है, पाकिस्तान मीनिंगफुल कंट्री है। और देखें इंडिपेंडेंट आजादी बड़ी नेमत होती है। बांग्लादेश अब इस अपनी आजादी को जो इंडिया की सप्रेशन के नीचे था उसको एंजॉय कर रहा है और अपने आप को एक्सर्ट कर रहा है। फिर चाइना और पाकिस्तान के साथ बराबरी की सतह पर उनको इज्जत मिल रही है, उनको रेलेवेंस मिल रही है और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम सारी जिंदगी एक सबसर्विएंट कौम के तौर पर नहीं रह सकते। और ऑफ कोर्स चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये जो बन रहा है। लेकिन सर इसमें जनरल साहब इससे रिलेटेड एक बात है, मैं ज़ैनब वो जरा जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम है जनरल साहब, जिस पे ख़ास तौर पे मैं आपसे जो है ना जानना चाहूँगा। एक तो ये कि ये जो चिकन नेक वाला मामला है, हमेशा इंडिया जो है वो कहता था जी ये चिकन नेक, तो अब क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल में तो अब तो बड़ी आसानी से इंडिया की जो चिकन नेक है वो दबाई जा सकती है? देखिए इमरान साहब, पाकिस्तान स्टेबिलिटी का फैक्टर है इस रीजन में। पाकिस्तान के कोई ऐसे अज़ाइम नहीं है कि वो किसी के साथ मुल्क मिल के, जो पाकिस्तान चाइना कोलैबोरेशन है या पाकिस्तान बांग्लादेश भी कोलैबोरेशन है, ये एंटी इंडिया नहीं होगा जी कभी भी। ये ऑफ कोर्स अपना एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेंगे, अपनी पॉलिसीज को अपनाएंगे, अपने डिफेंस को मजबूत करेंगे, लेकिन ये किसी के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया का एक ही मेन कॉन्टेक्स्ट है, दैट इज कश्मीर। बट चाइना के साथ उनके इश्यूज है, पाकिस्तान के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी इश्यूज है।
अरुणाचल प्रदेश में और जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके बीच में उनके इश्यूज चल रहे हैं। इसलिए तो आपको याद होगा कि स्टेपल वीजा दिया करता था चाइना, जो पीपल ऑफ कश्मीर, पीपल ऑफ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के जो लोग थे उनको वो कभी डिफरेंट उन्होंने कभी माना नहीं है इनके रीजन। और ये फैक्ट भी है कि ये गासिब होकर बैठा हुआ है। लेकिन अगर मिलिट्री स्ट्रेटजी में कोई चीज अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं होती, यू कांट से कि ये परमानेंसी रहेगी इस चीज के अंदर। अगर इंडिया की यही रविश रही, जो उनकी ये जो आरएसएस की सोच है और अखंड भारत की एप्लीकेशन होगी, तो फिर तो कहीं से भी उसको दबाया जा सकता है। ये कोई उसने वो अगर स्क्वीज करेगा या दूसरों का रहना जीना महाल करेगा तो मे बी अ टाइम कम, बट एज ऑफ नाउ पाकिस्तान के कोई इस तरह के अज़ाइम नहीं है। पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप और पाकिस्तान की चाइना के साथ रिलेशनशिप ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए है और अपनी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। दैट्स व्हाई पाकिस्तान एक नेचुरल स्टेबलाइजर के तौर पर सामने आया। बट हैविंग सेड दैट, ये डिपेंड करेगा कि इंडिया के ऊपर कि वो अपने लिए गड़े जो खोद रहा है वो और कितने गहरे करेगा और किस किस में गिरेगा, ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। क्योंकि आरएसएस की ये जो हेट और डोमिनेंस की पॉलिसी है जी, ये इसको फ्रिक्शन में रखेगी और ये अपने एनिमी क्रिएट करने का खुद ही मास्टर बने हुए हैं। जना साहब, जो चीफ एडवाइजर हैं इस वक्त बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने जो चीन से ये कहा है कि उनकी एयरबेस को शहरी एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया जाए और चीन ने उसमें गहरी दिलचस्पी भी जाहिर की है। तो आप क्या समझते हैं, वहाँ से तो सिर्फ इंडिया को ये भी तो परेशानी है ना कि वहाँ से तो सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पे उनका सारा वो चिकन नेक कॉरिडोर मौजूद है, तो इंडिया के लिए ये भी तो परेशानी है ना? जी बिल्कुल परेशानी है। और इनकी स्ट्रेटजिस्ट जो है वो यही समझा रहे हैं मोदी साहब को कि आप अपनी जो दुश्मनी है ना उसी के एक लेवल पे रखें। अभी देखिए इनकी कमेलियन डिप्लोमेसी देख ले। ये आज से कुछ महीने पहले चाइना के गले पड़ रहे थे कि जी चाइना वाज अ हिडन एनिमी, एक्चुअली चाइना वाज फाइटिंग इंडिया। बुनियानुल मरसूस की मैं बात करता हूँ, मार के हाथ की बात करता हूँ। और अब मोदी साहब जो आज से कुछ अर्सा पहले एससीओ का एक एजेंडा, नॉर्मल एक एजेंडा साइन करने को तैयार नहीं थे, वो जा रहे हैं जनाब चाइना की वो तैयारियां कर रहे हैं। जयशंकर साहब वहां पे विजिट कर रहे हैं, डोवल साहब अपनी, तो ये फौरन ही अपनी कमेलियन पॉलिसी के साथ, अब ये इनकी टैक्टिक्स नहीं रही है, दिस इज देयर कैरेक्टर, दिस इज द वेरी कैरेक्टर ऑफ इंडिया जी जो सामने आया है। और सामने क्या है हमें तो खैर पता था, अब दुनिया को भी पता चल रहा है। अब ऊपर से तो अपरेंटली बड़ा वो आजकल बातचीत कर रहे हैं, एंटी अमेरिका भी हुए हैं, इतने जल्दी ये पोस्ट बदलते हैं, एंटी ट्रंप हुए हैं, बातें बहुत। लेकिन आज अगर वो कहते हैं ना कि आज अगर ट्रंप इनको कोई इकोनॉमिक या कोई चीज थोड़ी सी लिबर्टी या लेगिस्टी देंगे तो आप देखिएगा कि ये चाइना और रशिया को किस तरह बंधन करके वापस चले जाएंगे। बिल्कुल भारत ने पाकिस्तान तो पहले भी ये पोजीशन भी अपनी वाजे कर चुका है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवेंचर किया तो अब जवाब जो है मशरिक से मिलेगा। अब ये जो नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब का 2 रोज़ा दौरा है बांग्लादेश का, क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है? क्योंकि 1971 के बाद अब जो वीज़ा पॉलिसी, वीज़ा की जो शर्त थी वो ख़त्म कर दी गई है। 5 साल तक का ये मुआहिदा जो है वो हो गया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, तो अभी पाकिस्तान किस तरह से फायदा उठा सकता है? ज़ैनब देखिए, आपकी जो ऑप्शंस होती है ना जी, डिप्लोमेसी की सक्सेस ऑप्शंस पे होती है कि आपके पास कितनी अच्छी ऑप्शंस हैं। मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में इस प्रोग्राम में कहा है कि जी जो 2 नेशन थ्योरी है वो फिर साबित हो रही है बार बार कि वो सच के ऊपर मबनी थी। वी आर वेरी क्लोज कल्चरली, ठीक है। एक 71 में एक इंसिडेंट हुआ और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को उसमें एक 2 टुकड़े होना पड़ा, लेकिन उसके जो मुहर्रकात हैं वही मुक्ति बानी, वही इंडिया, वो सारा उसमें शामिल है। और पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स, इंडिविजुअल्स की पॉलिटिक्स। बट हैविंग सेड दैट वी मूव फॉरवर्ड जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक नेचुरल अलाइज हो सकते हैं, वी आर फ्रेंड्स। और ये प्रोग्रेस और इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि जो मिड पावर्स हैं लाइक पाकिस्तान, लाइक बांग्लादेश, along with big power like China, हम कोलैबोरेट करके इस रीजन को और इस रीजन के लोगों के लिए स्टेबिलिटी ला सकते हैं। बिल्कुल, खिते में स्टेबिलिटी के लिए सिफारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब देखना यह है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का 2 रोज़ा बांग्लादेश का दौरा पाकिस्तान के लिए आगे जाके कितना मुस्बत और सूदमंद साबित होता है। और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा को बाकायदा कहरज़दा इलाका करार दे दिया है। 5 लाख अफराद शदीद भूख का शिकार हो गए हैं।
नाज़रीन, इसराइली फ़ौज ने गज़ा सिटी पर कब्ज़े और कंट्रोल के लिए अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। फ़ौज ने गज़ा सिटी के मज़ाफ़ात जो हैं वो कंट्रोल कर लिए हैं। इस पर बात करेंगे। जलाल महमूद फ़लस्तीनी सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। जलाल साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त का। जो अभी ख़बरें हमारे पास आ रही हैं, बताया जा रहा है कि मज़ाफ़ात पर इसराइली फ़ौज ने कंट्रोल कर लिया गज़ा सिटी के। तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनी वहाँ पर आबाद है। क्या लगता है, क्या इसराइल गज़ा पर काबिज़ हो जाएगा और दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहेगी? जी बहुत शुक्रिया मोहतरम है। देखिए यकीनन है, ये आपने जो सवाल किया है कि दुनिया खामोश तमाशाई देखेंगे, वो तो खामोश तो है, इसको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 साल के करीब हो गए, अब उम्मत मुस्लिमा भी खामोश, आलमी बरादरी भी खामोश, इंसानियत के आलम बरदार के जो दावेदार वो भी खामोश, OIC भी खामोश, अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश, जितने भी हुकूक़ इंसान की तंजीम है वो भी खामोश, सिक्योरिटी काउंसिल भी खामोश, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बेबस है। ज़ाहिर है इसराइल को मौका मिला है, इनका जो मौका है ग्रेटर इसराइल का, उन्होंने गज़ा से शुरुआत किया है। शायद आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात भी जिक्र किया था कई बार, और भी न्यूज़ चैनल्स में, कि ग्रेटर इसराइल यहाँ से शुरू होगा और होना ही है एक दिन। तो शायद आपको पता है कि चंद दिन पहले इस नाजायज़ रियासत का इस नाजायज़ रियासत का दहशतगर्द वज़ीर आज़म ने आज से चंद दिन पहले बाकायदा इन्होंने कह दिया, दुनिया के सामने बोल दिया कि जी ग्रेटर इसराइल जो है वो मेरा रूहानी और दीनी फ़र्ज़ हैं जो मैं पूरा करूँगा। तो ज़ाहिर है गज़ा में भी कब्ज़ा कर लिया, और मज़ीद करेंगे। क़त्ल-ए-आम फ़लस्तीनियों का हमारी जो है वो चलते रहेगा। अच्छा जलाल साहब, जलाल भाई आप जो जिसका जिक्र आपने किया, जलाल भाई आप हमेशा जो है ना वहाँ पे बात करते हैं ख़ास तौर पे बच्चों के भूख की और चीज़ों की। अब तो अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा कहरज़दा इलाका करार दे दिया गज़ा को, और 5 लाख अफराद को वहाँ पे शदीद भूख का सामना है। तो मैं पूछना आपसे ये चाहूँगा कि क्या आप नहीं समझते कि इसराइल जो है वो इस सारे अमल में भूख और कहत को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़? सर बिल्कुल बजा फरमा, बिल्कुल यही तो है। कल अक़वाम मुत्तहिदा ने 1:25 पर दोपहर को इन्होंने बाकायदा एक ऑफिशियली बयान दिया है कि गज़ा में कहत है। तो क्या हम इंतज़ार कर रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा का रिपोर्ट तो है कहत है गज़ा में, कई महीनों से कहत है, मतलब जब से ये जंग शुरू हुई है समझ ले कि कहत है। गज़ा के अवाम को तो खुराक, खाना पीना, मैं आपके प्रोग्राम में हाज़िर होता रहा, दुनिया को हर प्रोग्राम में हाज़िर होता रहा, और हमेशा ये पानी हाथ में लेकर यही कहता रहा कि भाई मेरे अवाम को पानी पहुँचा दे, मेरे अवाम को खुराक पहुँचा दे। लेकिन तो आपने जो सवाल किया है, देखिए इमरान साहब, इसराइल हर एहतियार इस्तेमाल इन्होंने इसराइल ने किया है, गज़ा के अवाम के ख़िलाफ़ है, हर इस एहतियार इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो बमबारी हो, फ़िज़ाई हमले हो, ज़मीनी हमले हो, और भूख और प्यास और खुराक को भी एहतियार के तौर पे इस्तेमाल किया। आपका सामने 370 के करीब लोग शहीद हुए सिर्फ अपना 1 किलो आटा हासिल करने के लिए, वो अपनी जान गंवा दी उन लोगों ने। अच्छा सर, तो ये तो बिल्कुल ये तो क्लियर है, दुनिया के सामने नजर आ रहा है। जलाल भाई ये फरमाइएगा कि अब यमन ने जो इसराइल पे फ़िज़ाई हमला किया है, अगरचे इसराइल ने ये दावा किया है कि उसने फ़िज़ा में उसका मिसाइल मार गिराया है, लेकिन इस सारे अमल को आप किस तरह से देखते हैं? यमन की ये जो कोशिश है ये को बारआवर साबित होगी? सर देखिए, वो साबित होगी या नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन ये कम से कम ये कह सकते हैं हम कि उम्मत मुस्लिमा से 57 मुस्लिम मुल्कों में से एक मुल्क तो है जो अभी भी कुछ न कुछ अपने बस के, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर रहा है, वो यमन। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यमनी भाइयों ने गीरत दिखाई है। वो एक अलग बात है कि इनकी जो टारगेट्स है या इनके जो हमले हैं वो इसराइल के अंदर नुकसान देते या नहीं देते, वो तो एक अलग चीज़ है। ज़ाहिर है इसराइल का जो टेक्नोलॉजी और इसराइल की टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिकन और भी कई ममालिक की टेक्नोलॉजी है, वो ये कि हूसी जो यमनी हमारा भाई है, यकीनन इनसे मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन
इनके ऊपर यमनी भाइये, इनके ऊपर जो दीनी फ़र्ज़ और अखलाकी फ़र्ज़ और इंसानी जो फ़र्ज़ है वो अदा कर रहे हैं, काश दूसरा ममालिक भी कर ले। अच्छा जलाल साहब, हमने ये देखा है कि इजरायली फौज की जानिब से जो ज़मीनी कार्रवाइयाँ की जा रही गज़ा सिटी में, बहुत सारे फ़लस्तीनियों ने गज़ा सिटी से नकल मकानी शुरू कर दी है, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि इसराइल भी यही चाहता था कि फ़लस्तीनी गज़ा से इंखला कर जाएं, और क्या हमास अब इस पर खामोश रहेगी? देखिए, इस वक्त इसराइल का मंसूबा ये है, इस नाजायज़ रियासत का मंसूबा ये है जितना हो सके फ़लस्तीनियों को जनूब की तरफ धकेलने के, यानी खान यूनिस इलाका और रफ़ाह, ठीक है। और वहाँ पर आने वाले वक्त में, यह आज की तारीख़ याद रखिएगा, आज क्या 22 अगस्त है मेरे ख्याल में, याद रखिएगा अभी भी खान यूनिस की तरफ भी रुख करेंगे, खान यूनिस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग और मज़ीद रफ़ाह की तरफ, रफ़ाह का मतलब गज़ा का एंड, यानी मिस्र का हदूद यानी बॉर्डर है। अब मिस्र ने क्या किया है, ये आपके शायद आपके इल्म में है या नहीं है, मिस्र ने गज़ा के बॉर्डर पे 40,000 फौजी तलब किए हैं मिस्र ने। किस लिए? ताकि वो अगर इसराइली फ़लस्तीनियों पर दबाव डाल के, मज़ीद प्रेशर डाल के इनको हिजरत करने के लिए, तो इनको रोकने के लिए। ये नहीं है इन्होंने तलब किया है कि वो इसराइल से लड़ने के लिए, नहीं। मिस्र ने जो 40,000 फौजी तलब किए सराय सीना के अंदर है बॉर्डर पे, वो फ़लस्तीनियों को रोकने के लिए। तो यकीनन इसराइल का जो मंसूबा है वो यही है कि जितना इनका बस में है वो यही है कि गज़ा को खाली करे। गज़ा में वो देखिए मैं आपको बताऊँ, वो किसी को भी गज़ा के अंदर देखना नहीं चाहते, फ़लस्तीनियों का नामो निशान गज़ा में ख़त्म करना चाहते, और आपका सामने हो यही रहा है। और क्या हो रहा है? नहीं, लेकिन जलाल भाई, अब आप देखें कि जो इसराइली वज़ीर दिफा हैं उन्होंने तो कह दिया कि अगर हमास गैर मुसल्लह नहीं होती, अगर इलाके में मौजूद तमाम यरगमालियों को रहा नहीं किया जाता और इसराइल की शराइत पर जंग बंदी नहीं होती, तो हम गज़ा को बिल्कुल तबाह कर देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद तो अब कोई बात बाकी नहीं रह गई कि जिससे इसराइल या नेतन्याहू के मकासद जो हैं वो दुनिया से ढके छुपे रह जाएं? देखिए, ये तो सब बहाना है, बहानाबाजी है इसकी। इसराइल को जवाज़ चाहिए गज़ा के अवाम की मज़ीद इस जंग को तवील करने के लिए। इनको बहाना चाहिए फ़लस्तीनियों को कत्लेआम करने के, इनको बहाना चाहिए कि फ़लस्तीनियों को हिजरत करना भी मजबूर करने के। हमास मुसल्लह, ये बार बार जो अल्फाज यूज़ कर रहे हैं इसराइल हमास को गैर मुसल्लह करने का, कौन सा हमास के पास कोई न्यूक्लियर पावर है, या हमास के पास क्या एहतियार रहा? कुछ भी नहीं रहा है। और आप मुझे ये बताइए कि चले अगर हमास मुसल्लह होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा, तो मगरबी किनारा में क्यों हो रहा है? मगरबी किनारा वेस्ट बैंक में जो अभी भी वहाँ पर भी आस्ता आस्ता कत्लेआम शुरू हो गया, वहाँ पर हमास तो नहीं है ना, हमास तो कुछ भी नहीं है। देखिए इमरान साहब, ये सिर्फ बहानाबाजी, ये कई ममालिक ने भी ये भी उन्होंने इस बिन्यामीन नेतन्याहू इस दहशतगर्द को वार्निंग दी है कि अगर आप हमारी तरफ आएंगे तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो जाहिर है दुनिया में बैरूनी प्रेशर के बावजूद जो है नेतन्याहू अपनी मनमानी किए जा रहा है। गज़ा सिटी पर कंट्रोल करने का जो मन है उसके लिए इसराइली फ़ौज की बेईमाना कार्रवाइयाँ भी जो है खत्ते में जारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका जलाल महमूद साहब, आप हमें इस हवाले से बता भी रहे थे। और अमरीकियों की अक्सरियत ने भी ये फ़लस्तीनियों के हक़ में राय दी है। इप्सोस का एक सर्वे है, उसका जिक्र करेंगे आखिर में हम। 58% अमरीकियों का मानना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक को फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। और ऐसे में जो बैरूनी प्रेशर आ रहा है और जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं फ़लस्तीनियों के लिए, वो उठाई जानी चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त खित्ते में सूरत हाल है, वहाँ पर जिस तरह से लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठाना निहायत ज़रूरी है। और इस्लामी कवानीन, आलमी कवानीन की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है, और ऐसे में इसराइल को यकीनी तौर पे आड़े हाथों लेना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।